हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव वर्मा। हम लोग आज आरटीएस पेपर 1 का सलूशन देखेंगे। ये आपकी टेस्ट सीरीज का पहला पेपर है जो आरटीएस टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। और इस पेपर में जो फर्स्ट पेपर है इस सीरीज में, फर्स्ट पेपर में फिजिक्स का सिलेबस है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसका जो पेपर है इसका सलूशन देखेंगे आज हम लोग। तो इसे प्रॉपरली आप देखिए और जिन जिन क्वेश्चंस में आपसे गलती हुई है उनको जाकर घर पे दोबारा सॉल्व करिए। उनका प्रॉपर एक डिटेल अपने पास एक नोट्स बनाइए कि जहां जहां गलती हुई है कॉन्सेप्चुअल, और उसको याद रखिए और अगले टेस्ट में हर बार उसको रिवाइज करके आइए। अभी तो खैर ये बेसिक मैथ्स का टेस्ट है, आगे से जब कभी फिजिक्स के टॉपिक्स होंगे तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसमें प्रॉपरली इसको रिवाइज करके फिर अगले टेस्ट को देने आइए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राफ बना हुआ है वाई और एक्स में, और पूछ रहे हैं इस ग्राफ का पॉसिबल इक्वेशन क्या हो सकता है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप प्रॉपर ग्राफ बनाकर इसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है और ऑप्शन देख के पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल है। तो जो सबसे आसान तरीका इसको करने का है वो ये है कि हम लोग ग्राफ बनाने के चक्कर में ना पड़े, ग्राफ से कुछ जो पता चल जाए वो चेक कर लें। तो जैसे साफ साफ आपसे बताया था, ग्राफ में बस 3 बातों पे ध्यान दीजिए। कोई अननोन ग्राफ आए तो ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, और बाकी छोटी छोटी बातें। तो जैसे इस ग्राफ में दिख रहा है कि ये ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस को -1 पे कट करता है, यानी यहां y इक्वल टू -1। अब कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस को कहां काटेगा, जहां x 0 होगा। तो ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, तो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, तो हम कहेंगे जहां पर x 0 होगा। तो x 0 रख देना है। तो इक्वेशन में x 0 रखिए, जिस इक्वेशन में x 0 रखने पे y -1 आ जाएगा वही हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, ये तो पता ही है, e की पावर किसी की भी पावर 0 1 होती है। तो पहले में x 0 रखा तो e की पावर 1, e की पावर 0 1 हो गया, तो ये 3 -1 यानी 2 आ गया। यहां x की पावर 0 रखेंगे तो ये 1 -4 -3 आ जाएगा। इसमें x की पावर 0 रखेंगे तो ये 1 -3 यानी -2 आ जाएगा। इसमें x की पावर 0 रखेंगे तो 3 -4 -1 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 पे y -1 होना चाहिए। और ऐसा केवल फोर्थ ऑप्शन में हो रहा है, इसलिए फोर्थ ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट मैच करनी है, किसका कौन सा मैच हो सकता है ऑप्शन। तो देखो सिंपल दिख रहा है आपको इसमें, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब आपको पता है साइन 2 पाई में ये 0 होता है, फिर 2 पाई आता है, इधर पाई बाई 2 होता है, इधर पाई होता है, इधर 3 पाई बाई 2 होता है, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, फर्स्ट। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस रहा। अच्छा, 2 पाई एक्स एक्सिस पर आता है, एक्स एक्सिस वाले एंगल्स के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन रहेगा, और पाई बाई 6 आ जाए। और साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 30 1/2 होगा, तो ए से 2 मैच कर जाए। अब चेक कर लो ए से 2 किस में, एक ही ऑप्शन में ए से 2 दिया हुआ है, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन करने तो सेम पैटर्न पे सोच सकते हैं। cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो ये भी प्लस cos रहेगा, पाई बाई 6, और फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये cos पाई बाई 6 आ जाएगा। cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो बी से 1 मैच करेगा, बी से 1 मैच कर रहा है। cos 405 को भी उसी तरह से लिख सकते हो, cos 360 प्लस 45, सेम पैटर्न पे। और इसको लिख सकते हो tan 360 प्लस 60। तो वैसे तो ये करने की एग्जाम में जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले से आंसर पता चल गया। अब ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये cos 45 आ जाएगा। 360 यानी 2 पाई, 360 डिग्री लिखिए या 2 पाई रेडियन लिखिए, एक ही बात है। और ये tan 360 प्लस 60 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन tan पॉजिटिव होगा, 360 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता, ये tan 60 आ जाएगा। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो डी से मैच कर जाएगा 3। तो अपने आप चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड का रेशियो 1:4:3 है, तो पूछ रहे हैं x/3 y/2 z/3 कितना। अगर एक्स वाई जेड का रेशियो 1:4:3 दिया है तो आप क्या करो, आपको क्या करना है, देखो आप x को मान सकते हो k, तो y हो जाएगा 4k और z हो जाएगा 3k। ऐसे मान सकते हो, जो कि 1:4:3 रेशियो दिया है, तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। अब कहा गया x/3, तो x/3 का जो वैल्यू है वो x की वैल्यू k है, तो ये k/3 हो जाए। y की वैल्यू 4k, k कोई भी नंबर ले लिया हमने, एक कांस्टेंट नंबर। तो अगर इनका रेशियो 1:4:3 है तो x को k कह सकते हैं, y को 4k कह सकते हैं, z को 3k कह सकते हैं। अब x/3 किया गया, x की वैल्यू k है तो k/3, यहां y की वैल्यू रख दो। y/2 किया गया है, y की वैल्यू 4k है तो 4k/2 हो जाएगा। z/3 किया गया, z की वैल्यू 3k है तो 3k/3। तो अच्छा k कॉमन है तीनों में, जो कॉमन होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है रेशियो में से, तो k हट जाएगा, तो ये बचेगा 1/3:2:1, ये आ जाएगा। रेशियो में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहां पर हम इसको किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1:6:3 यानी सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4 इज, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का बेटा फुल फॉर्म देखो होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी कह लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल को आप कह सकते हो सिंपल। मल्टीपल का मतलब है इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से, जिसको हिंदी में आप पहाड़ा टेबल बोलते हो। तो मल्टीपल लिखने मतलब पहाड़ा लिख दो, उसका टेबल लिख दो। और टेबल कैसे होता है, जैसे 2 की टेबल लिखनी है तो 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5। तो वैसे यहाँ 3 नंबर दिए, 1/2, 1/3 और 1/4। मल्टीपल मतलब इनका टेबल लिखो, टेबल में जो कॉमन नंबर है वो निकाल लो, और उन कॉमन में जो सबसे छोटा है वो ले लो, वही एलसीएम कहलाएगा, वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो जैसे लिखते हैं, तो देखो जैसे 1/2 का मल्टीपल लिखा 1/2, तो 1/2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 इंटू 1, तो 1/2 आएगा। फिर 1/2 को 2 से पहाड़ा ऐसे तो लिखते हैं टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, ऐसे तो लिखते हैं। तो 1/2 इंटू 1 किया, फिर 1/2 इंटू 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। 1/2 इंटू 3 करोगे तो 3/2 आ जाएगा। 1/2 इंटू 4 करोगे तो 2 आ जाएगा। 1/2 इंटू 5 करोगे तो 5/2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये 1/2 के मल्टीपल हो गए। अब 1/3 के मल्टीपल लिखो, तो 1/3 इंटू 1 करोगे तो 1/3 आएगा। फिर 1/3 इंटू 2 करोगे तो 2/3 आएगा। 1/3 इंटू 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। 1/3 इंटू 4 करोगे तो 4/3 आएगा, एंड 1/3 इंटू 5 करोगे 5/3, एंड सो ऑन। मल्टीपल लिख लेना है आपको, है ना। 1/4 के मल्टीपल लिखो, तो 1/4 के मल्टीपल लिखेंगे तो 1/4 इंटू 1 तो 1/4, 1/4 इंटू 2 तो 1/2, 1/4 इंटू 3 तो 3/4, 1/4 इंटू 4 तो 1, 1/4 इंटू 5 तो 5/4, एंड सो ऑन। मल्टीपल यानी पहाड़ा लिख लिया, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वैसे 1/2, 1/3, 1/4 का पहाड़ा लिख लिया। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको अलग निकाल लो, जो कॉमन है। तो सबसे पहला नंबर कॉमन क्या है, देखो 1/2 ऊपर है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1/2 नहीं ले सकते। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और 1 इसमें भी है, तीनों में 1 कॉमन दिख रहा है। और भी आगे नंबर कॉमन आ सकते हैं। सबसे छोटा नंबर जो कॉमन है वो 1 है, क्योंकि 1 से पहले इसमें 1/2 है और 1/2 बाकी दोनों में है नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। और 1/2 के बाद 1 आ गया और 1 ही तीनों में कॉमन है, तो जो तीनों में कॉमन भी है और सबसे छोटा है। जैसे कहीं सर सबसे छोटा क्यों कह रहे हैं, तो आगे जब मल्टीपल लिखते जाओगे तो और भी नंबर कॉमन आएंगे, और भी नंबर कॉमन आएंगे, तो जो और नंबर कॉमन आएंगे
उन नंबरों को भी हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर जो कॉमन आया है वो 1 होगा। 1 से पहले और कोई कॉमन नहीं है, बाकी सारे कॉमन नंबर 1 के बाद आएंगे। तो जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है वो 1 है, तो जो, और इसी को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो 1 है। यानी इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो 1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा एलसीएम विल बी इक्वल टू 1। इसमें ज्यादातर लोगों ने गलती करी होगी, एलसीएम 12 लिखा होगा, नहीं तो 24 लिखा होगा, इस तरह से गलती करी होगी, तो वो गलत है। ना 12 होगा ना 24, एलसीएम 1 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहां से एक्स की वैल्यू बतानी, और एक्स के ऑप्शन भी ऐसे दिए कि वैल्यू नहीं बतानी, वो कैसा नंबर है ये बताना। तो देखो आसानी से कर सकते हैं। एलएचएस में जो लिखा हुआ है, अगर एलएचएस को लेकर चलो आप, एलएचएस को, तो जो कॉमन है, आप पहला स्टेप आप क्या कर सकते हो, जो कॉमन है वो ले लो। तो एलएचएस में देखो ऊपर यहां x की पावर 1/16 कॉमन दिख रहा है, तो हमने x की पावर 1/16 कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बचेगा, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो x की पावर 1/16 से डिवाइड कर देंगे तो यहां बचेगा 1, और 17/16 को x की पावर 1/16 से डिवाइड करेंगे। जो कॉमन लेते हैं उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जब जबरदस्ती कॉमन लें या कुछ भी कॉमन लेते हैं, तो जिस नंबर से कॉमन लिया उस नंबर से अंदर सबको डिवाइड कर देते हैं। ये पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, नीचे भी वही है, नीचे भी पूरे का होल स्क्वायर है, नीचे भी कॉमन ले सकते हैं कुछ। तो नीचे क्या कॉमन है, x की पावर -15/16 कॉमन ले लें। ये कॉमन लेंगे तो जिससे कॉमन लेते हैं बताया था उससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो x की पावर, पहला टर्म वही लिखा है, x की पावर -15/16, उससे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और दूसरा नंबर है x की पावर 1/16, इसको x की पावर -15/16 से डिवाइड कर देंगे। होल स्क्वायर है पूरे का तो होल स्क्वायर कर देंगे। अभी एलएचएस लेकर चल रहे हैं, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर देखो क्या आएगा, x की पावर 1/16 का होल स्क्वायर आया, नीचे x की पावर -15/16 का होल स्क्वायर आया, ये आया। वो अलग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये ऊपर ले जाएंगे, पावर -15/16 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये पावर नीचे माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, x की पावर 1/16 पहले से था, और 15/16 वाले को ऊपर ले गए तो ये नीचे अपॉन में था, ऊपर इनटू में हो गया, और ऊपर ले जाने पे पावर प्लस हो गई, ये आ गया। यहां क्या बचेगा, ऊपर नीचे आपको पता है पावर माइनस हो जाती है, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले की पावर माइनस हो जाती है। तो 17/16 में से 1/16 जाएगा तो 16/16 बचेगा, 1 आ जाएगा, यानी यहां x की पावर 1 आ जाएगी। और यहां 1/16 में -15/16 माइनस करोगे तो यहां भी x की पावर 1 आ जाएगी। सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये 1 + x बचेगा ऊपर भी, और 1 + x बचेगा नीचे भी, और पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ये स्टेप समझ में आया क्या किया। इसको सॉल्व कर लो, जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की पावर घटा देते हैं, घटा लो 1 आ जाएगा। इसमें घटाओगे तो 1/16 -15/16 तो जुड़ जाएगा, तो यहां भी 1 आ जाएगा, तो पावर 1 आ गया। अब 1 + x से 1 + x कैंसिल हो गया, x की पावर 1/16 और x की पावर 15/16 ये मल्टीप्लाई होकर x की पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर 1 आ जाएगी। स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, यानी LHS को सॉल्व करोगे तो आंसर x² आ जाएगा। अब RHS सॉल्व करते हैं, RHS इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। RHS में आपसे कहा जा रहा है, RHS वाला पार्ट, RHS में ऊपर 3/2 है तो 3/2 रहने दिया, और नीचे 3/16 है तो 3/16 कर दिया, इंटू 8/3। ये 3 से 3 कटेगा, 8/16 1/2 होगा, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 आए, 2 कैंसिल होकर ये 3 बचेगा। तो RHS में 3 बचा, LHS में x² आ गया, तो सो हम कह सकते हैं RHS की वैल्यू, LHS की वैल्यू x² आई है, RHS की वैल्यू 3 आई, तो हम कह सकते हैं x² = 3 हो गया।
तो x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। रूट के अंदर जब ऐसा नंबर आ जाए जिसका पूरा रूट ना निकल पाए, जैसे रूट के अंदर 4 आया तो पूरा रूट निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 आया तो पूरा रूट निकल जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन रूट 3 आया, रूट 5 आया, रूट 7 आया, इसका कंप्लीट रूट नहीं निकलेगा। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर जो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आया है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो यही पूछा गया x कैसा नंबर है, तो हम कहेंगे x की वैल्यू आई है प्लस माइनस रूट 3 और वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। वो देखने में क्वेश्चन केवल आपको डरावना लग सकता है, सिर्फ इसमें कॉमन लेना और इस तरह के कॉमन लेने की चीजें आपके पूरे फिजिक्स में कई बार यूज होती हैं। तो पेपर में वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जिन क्वेश्चंस में जो वही फिजिक्स यूज हो रही, वही मैथ्स यूज हो रही है, जिसका फिजिक्स में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही रहता है और आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कॉमन लेना, पावर ऐड सब्ट्रैक्ट करना और ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी भी तरह की दिक्कत किसी क्वेश्चन में रह जाए तो फटाफट क्लास के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू x नैनोमीटर या y एंगस्ट्रॉम, तो x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये बात हमें पता है कि 1 मीटर में 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होते हैं और 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अब चूंकि इन सबको जोड़कर आंसर या तो नैनोमीटर में दिया है, जो नैनोमीटर में आंसर आएगा उसको x बोला गया है और जो एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा उसको y बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं और चूंकि हमें मीटर से नैनोमीटर का रिलेशन पता है, मीटर से एंगस्ट्रॉम का रिलेशन पता है, याद होता है। रिलेशन तो सेंटीमीटर से भी एंगस्ट्रॉम का निकल आएगा, मिलीमीटर से भी निकल आएगा, लेकिन चूंकि हमें कॉमनली याद होता है मीटर से, सेंटीमीटर से और मिलीमीटर से एंगस्ट्रॉम का रिलेशन याद होता है, तो हम क्या करेंगे, सबको एंगस्ट्रॉम में और नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम सबको कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में। तो 1 मीटर तो 1 मीटर ही रहेगा, पहले सबको मीटर में कन्वर्ट करें। 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिख सकते हैं और 1 मिलीमीटर को 1/1000 मीटर लिख सकते हैं। तो अभी हमने सबको मीटर में कन्वर्ट किया। अब मीटर तो मीटर ही रहेगा, 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं मीटर, या समझिए तो लिख ही लेंगे। तो इसको 10 की पावर -2 या 0.01 लिख लेते हैं। तो ये 0.01 मीटर आ गया और ये 0.001 मीटर आ गया। अब इन तीनों को जोड़ना है तो 1 मीटर को ऐसे लिख लेते हैं 1.00, 0.01 मीटर को ऐसे लिख सकते हैं। जब पॉइंट वाले नंबर्स को जोड़ना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए और ऐसे जोड़ लीजिए। अब जोड़ोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये पॉइंट है, ये 1 हो गया, यानी इतने मीटर आंसर आ गया। अब इसको एक बार एंगस्ट्रॉम में बदल लो, एक बार नैनोमीटर में बदल लो। तो अब एंगस्ट्रॉम में बदलते हैं। देखो एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो हम कहेंगे, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1.011 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 9 नैनोमीटर में आ गया। और एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 1.011 इंटू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम आ गया। जो नैनोमीटर वाला आंसर आया, इन तीनों को जोड़ने पर जो नैनोमीटर में आंसर आएगा, हमने जोड़ा ही तो है तीनों को और फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, नैनोमीटर में। इसी को उन्होंने x बोला है और इसको उन्होंने y बोला। ये सिंपल दिया हुआ है आपको। नैनोमीटर में जो आंसर आया उसको x बोला, एंगस्ट्रॉम में जो आंसर आया उसको y बोला। सिर्फ थोड़ा सा आपको पेपर जो है आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करेगा, तो इसमें आपको बस थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी पे ध्यान देना है। अब जो वैल्यूज हैं वो रख दो, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई। तो अब हम कहेंगे x प्लस 2y, यहां वैल्यू रखते हैं x प्लस 2y, तो x की जगह रखेंगे 1.011 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 2y, y की जगह रखेंगे 2 इंटू 1.011 इंटू 10 टू द पावर 10 अपॉन 2x प्लस वाई। तो 2 और x की वैल्यू क्या है, 1.011 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस वाई, y की वैल्यू है 1.011 इंटू 10 टू द पावर 10। यही है, x की जगह x की वैल्यू रख दी, y की जगह y। आप जब मॉडर्न फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन करते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सब तो इससे ज्यादा टफ कैलकुलेशंस होते हैं,
तो उसी की तैयारी के लिए पेपर में इस तरह के क्वेश्चन हमने दिए। अब इसमें ऊपर कॉमन दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, तो ऊपर 1.011 कॉमन है, 10 की पावर 9 कॉमन है, तो 1.011 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया। ये कॉमन ले लेंगे तो यहां 1 बचेगा और यहां पर बचेगा 2, और साथ में जब 10 की पावर 9 कॉमन ले लेंगे तो 10 बचेगा। नीचे 1.011 इंटू 10 की पावर 9 यहां भी कॉमन है, यहां कॉमन लेंगे तो इधर 2 बचेगा और इधर 10 बचेगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 10 इंटू 2 20 और प्लस 1 21 आएगा और नीचे 12 आएगा, यानी ये 7/4 आ जाएगा। 3 से कट जाएगा तो 7/4 ऑप्शन आ जाएगा। तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, है ना। फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, तो ये आंसर सही है ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर को अगर कह रहे हैं 1 प्लस एन एक्स लिख लें, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है, बताया गया है। 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स तब लिख सकते हैं जब एक्स बहुत छोटा हो। खैर हमें इसमें मतलब ही नहीं, हमें तो दे दिया गया अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, एन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, तो 1 प्लस 0.004 की पावर 1/2, सीधा फॉर्मूला लगाना है, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 0.004 इंटू 1/2, 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.002 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1.002। सॉरी, ये पावर 1/4 दी हुई, पावर आपको दी है 1/4, यहां 1/4 पावर, तो ये 1/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0.001 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1.001, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट पॉसिबल इक्वेशन फॉर गिवन ग्राफ। आप जानते हो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c। m होता है लाइन का स्लोप और c होता है लाइन का y इंटरसेप्ट, जहां लाइन y एक्सिस को काटती है। इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ये एंगल 90 से बड़ा है। एंगल 90 से बड़ा है तो जो स्लोप होता है tan थीटा, जब थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। थीटा 90 से बड़ा है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप नेगेटिव है और जहां लाइन y एक्सिस को काटती है इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि x ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है, तो ये पॉजिटिव। तो ऐसा इक्वेशन चुनिए ऑप्शन में से जिसका स्लोप नेगेटिव हो और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, x के कोफिशिएंट को स्लोप कहते हैं, तो ये नेगेटिव हो और c पॉजिटिव, ये वाला। तो देखो इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये गलत है। इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये गलत है। इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव ही होना चाहिए। और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव है इसलिए गलत है। इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ वाला जो होगा वो सही आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। t इतना दिया है तो dx/dt, तो आसान सा है ये। इसको √x को आप लिख सकते हो यहां से t-4, स्क्वायर कर दोगे तो x आ जाएगा t-4 का स्क्वायर। अब dx/dt करना है तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स t-4, यानी 2t-8। कब निकालना है, t = 4 पे, तो एट t = 4, t = 4 यहां रख दो, तो dx/dt आ जाएगा 2 × 4 - 8, यानी 8 - 8 यानी 0। तो dx/dt की वैल्यू 0 हो जाए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, है ना। आंसर मैथ कर चलिएगा आप लोग। log x + 1 = 1 + log x, बेस 10 है तो नेचुरल लॉग है, ये लॉग है सिंपल। तो यानी ये दिया हुआ है log x + 1 = 1 + log x, तो पूछ रहे हैं x कितना होगा। अब देखो x निकालना है तो log को तो हटाना पड़ेगा,
अब लॉग हटाने का एक ही रास्ता है, लॉग तभी हटेगा जब सब में लॉग लगा हो। तो जैसे इसमें लॉग है, उसमें log x में लॉग है, तो 1 को भी लॉग में लिख लो। तो 1 को हम लिख सकते हैं log 10, सबको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया log x। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे कि हमें पता है log mn इक्वल टू होता है log m प्लस log n। मतलब अगर दो नंबर लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, या उल्टा जाएं तो दो लॉग अगर जुड़ रहे हैं तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो log 10 प्लस log x को हम लिख सकते हैं log 10x। log log हट जाएगा दोनों तरफ से, तो x प्लस 1 इक्वल टू 10x आ गया। x उधर ले जाओगे तो 1 इक्वल टू 9x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1/9। तो सही आंसर होगा x का 1/9। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, तो ये सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ x इक्वल टू एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड when the clock shows 5:30 p.m. and y is the angle between minute and hour hand when the clock shows exactly 6 p.m. कहना मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में 5:30 बजे जो एंगल था वो x है। अब 5:30 बजे देखो जरा, ये घड़ी बनी हुई है और इस घड़ी को अगर आप देखो तो ये 12 बजे होते हैं, ये 3 बजे होते हैं, ये 6 बजे होते हैं, ये 9 बजे होते हैं। यहां कहीं 4 होगा और यहां कहीं 5 होगा। 5:30 बजे जब टाइम होगा तो जो मिनट वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, वो 5 और 6 के बीच में होगी। 5 और 6 के बीच में एकदम होगी। ये इसको थोड़ा करेक्ट कर दें, 5 और 6 के बीच में होगी इस तरह से, और मिनट वाली सुई जो होगी वो एग्जैक्टली 6 पर होगी। तो 5:30 बजे घड़ी ऐसे दिखेगी। इस एंगल को उन्होंने x नाम दिया। अब तुम्हें ये पता है कि दो टाइम के बीच में जैसे 4 और 5 पूरे कितने नंबर लिखे होते हैं घड़ी पर? 12। एंगल पूरा कितना बनता है? 360। यानी हर दो नंबरों के बीच में जो सब सुई होगी, जैसे 3 और 4 के बीच में कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री। तो टोटल 360, 12 डिजिट हैं, तो हर दो डिजिट्स के बीच में एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। यानी 5 और 6 के बीच में पूरा एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री, 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? तो 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं घड़ी जो है, सुई जो घंटे वाली 5:30 बजे, तो घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में होगी। तो जब पूरा एंगल 5 और 6 में पूरा एंगल 30 डिग्री बनने वाला है, तो जब घड़ी की सुई बिल्कुल बीच में होगी तो एंगल 15 डिग्री बनेगा। यानी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल 15 डिग्री होगा 5:30 बजे। ये बात समझ में आती है? 5 और 6 के बीच में एंगल 30 डिग्री बनेगा। 5:30 बजे जो घंटे वाली सुई हो 5 से 6 के बीच में होगी, तो एंगल आधा हो जाए। तो 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री हो जाए। तो ये x की वैल्यू हो गई। इसको क्वेश्चन वालों ने x कहा है। y वो कह रहे हैं एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 6 p.m. जब क्लॉक में यानी घड़ी 6 बजे है घड़ी में, तो जो एंगल है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में वो y है। 6 बजे जो घड़ी होगी वो ऐसे दिखेगी। देखो 6 बजे घंटे वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है वो यहां होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो यहां होगी। ऐसे 6 बजेंगे तो ऐसे ही होगी। तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? 180 डिग्री। और इसी एंगल को उन्होंने नाम दिया है y। तो यानी y की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, x की वैल्यू 15 डिग्री हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? देखो, तो पूछ रहे हैं आपसे साइन ऑफ y माइनस एक्स। y जो है वो 180 है, x जो है वो 15 है। तो साइन 180 माइनस 15 की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 180 माइनस 15 को हम लिख सकते हैं साइन 15। यानी सीधे सीधे साइन 15 की वैल्यू पूछ रहे हैं। याद होनी चाहिए, क्लास में लिखाई गई वैल्यू। आपसे कहा गया है कि 2025 में 22.5 डिग्री की वैल्यू इस्तेमाल हुई थी नीट के पेपर में। तो
तो साइन 15, कॉस 15, साइन 75, कॉस 75, साइन 22.5, कॉस 22.5, tan वाली वैल्यू सब याद होनी चाहिए, क्लास में लिखाई गई। साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। अगर बाई चांस नहीं याद है, निकालना है, तो आप इसको निकाल सकते हो। साइन 15 को लिख सकते हो साइन 45 - 30, साइन 45 - 30, और फिर साइन a - b का फॉर्मूला लगा दो। साइन a - b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख दो, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, 1/2√2 कॉमन हो गया, बचा √3 - 1, यानी सीधा सीधा आंसर आ गया √3 - 1/2√2। और इतना टाइम खर्चा नहीं होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। x + y + z 180 डिग्री है, तो पूछा गया है आपसे कि अगर x + y + z 180 डिग्री है तो sin x cos y, ये z लिखा है, z नॉट इक्वल टू 0। तो पूछा गया sin x cos y + cos x sin y, वही पुराना फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये sin a cos b + cos a sin b लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं sin x + y, ये बन गया, अपॉन sin z। सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बस थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल होगी। साइन x + y, अच्छा x + y + z 180 डिग्री दिया है, तो x + y को यहां से लिख सकते हैं 180 - z, ये लिख सकते हैं। तो x + y को हमने लिख दिया 180 - z अपॉन साइन z। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ऊपर साइन z आ गया और नीचे भी साइन z आ गया, कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो सही आंसर हो जाएगा 1, है ना। तो ये सही करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी है 3 sin x - 4 cos x - 1, y की वैल्यू 5 sin x + 1 दी है। देन द वैल्यू ऑफ x max + y minimum अपॉन x max - y minimum। यहां x की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, यहां y की मिनिमम वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है। अच्छा, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको सिखाया गया है कि अगर कहीं a sin थीटा + b cos थीटा लिखा हुआ, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √a² + b², और मिनिमम वैल्यू लिखनी है तो माइनस लिख देंगे, -√a² + b²। ये पता है आपको, बताया गया है क्लास में। तो a sin थीटा + b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। x इतना दिया हुआ है, तो देखो x की वैल्यू दी हुई है 3 sin x - 4 cos x - 1। अब हमसे कह रहे हैं वहां x मैक्स चाहिए हमें। जब x मैक्स निकालेंगे तो देखो 1 तो कांस्टेंट है, इसकी ये देखो वही लिखा है a sin थीटा + b cos थीटा, प्लस हो या माइनस हो एक ही बात है। तो इस x मैक्सिमम तभी होगा जब 3 sin x - 4 cos x मैक्सिमम हो जाए। -1 कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिखा रहे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताई क्या होती है, √a² + b²। जो साइन के साथ लिखा है वो a हो जाएगा, जो कॉस के साथ लिखा है वो b हो जाएगा। तो x मैक्स कितना आ गया देखो, √3² + 4²। 3² + 4² 25 हो जाएगा, रूट लोगे 5 आ जाएगा, तो x मैक्स 5 आ गया। सॉरी, x मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा देखो, x मैक्स में इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, वो कितनी आ जाएगी 5। कैसे आई, कैसे आई देखो, √3² + 4², और -1 तो लिखा था वो लिखा रहे, तो ये 5 हो जाएगा, 5 - 1 तो 4 आ जाएंगे, यानी x मैक्स की वैल्यू 4 आ गई, है ना। x मैक्सिमम 4 आ गया। y मिनिमम चाहिए, y कितना है देखो, तो y है 5 sin x + 1। जब साइन कॉस दोनों के टर्म हो तो ऐसा ये वाले फॉर्मूले से मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं। मैक्सिमम इतना होगा, मिनिमम माइनस साइन लगा देंगे,
और जब अकेला साइन अकेला कॉस हो तो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा +1 रख देंगे और मिनिमम के लिए साइन थीटा -1 रख देंगे। हमें पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अब अगर y इतना है और आपको y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो y मिनिमम के लिए साइन x को भी मिनिमम रखना पड़ेगा। तो साइन x मिनिमम +1, साइन x की मिनिमम वैल्यू -1 होती +1, तो ये -5 + 1 यानी -4 आ गया, इतना आ गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो x मैक्स की वैल्यू हम लोग की आई है 4 और y मिनिमम की वैल्यू आई है -4। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर 0 आ रहा है तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहां सही आंसर होगा 0, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। नीचे भी निकाल सकते हो, एक्स मैक्स निकालना वैसे निकल जाएगा, एक्स मैक्स निकाल ही चुके हो, वाई मिनिमम निकाल ही चुके हो, घटा दो। तो घटाओगे तो ये 4 है और ये -4, तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 4 - -4 8 आ जाएगा। तो 0/8 यानी आंसर 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। ये दो सीरीज दी है, S2 S1 का रेशियो पूछा गया। सीरीज देखने समझ में आ रहा है, पहली वाली एपी है। एपी की पहचान क्या होती है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, डिफरेंस सेम आना चाहिए। हर अगला टर्म माइनस पिछला टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, सम जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। देखो सेम आ रहा है, -8 से -10 घटाओगे तो 2 बचेगा। देखो सेकेंड टर्म -8 है, फर्स्ट टर्म -10 है, सेकेंड में से फर्स्ट घटाओगे ये 2 बचेगा। थर्ड टर्म -6 है, सेकेंड टर्म -8 है, -6 से -8 घटाओगे तो फिर ये 2 बचेगा। तो हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब प्रूव हो रहा है ये एपी है। इसमें 12 टर्म है उन्होंने बोला है, इसका सम लिखना है। हमें एपी के सम का फॉर्मूला मालूम होता है, इसके सम को S1 बोला गया है। S1 होता है, फॉर्मूला पता होता है, हम लोगों को याद होना चाहिए, बताया गया है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहां 12 टर्म्स हैं तो 12/2। a होता है पहला टर्म, पहला टर्म -10 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, तो -10 प्लस n-1, n2 है, सॉरी n12 है, 12वां टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 12, -1 इंटू डी की जगह 2 रख देंगे, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है तो डी की जगह 2 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा इक्वल टू, बाहर तो 6 बचेगा, अंदर -20 आएगा, 12 - 1 गया तो 11 बचा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा, 22 में से 20 गया 2 बचेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। यानी ऊपर वाले सीरीज का सम 12 आ गया। नीचे वाली सीरीज आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी, ये एक एपी है, सॉरी जीपी है, और जीपी में बताया था सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इसमें जैसे एपी में डिफरेंस निकालते हैं, जीपी में रेशियो निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, रेशियो सेम आ जाए तो जीपी प्रूव हो जाएगी। तो सेम आ रहा, देखो 1/2/1 किया, 1/2 आया, 1/4/1/2 किया, 1/2 आया, रेशियो सेम आ रहा है, इसी को हम आर कह देते हैं। जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r, इनफाइनाइट जीपी। ए होता है फर्स्ट टर्म 1 है, पहला टर्म 1 दिया, आर की वैल्यू रखेंगे r 1/2, तो यह आएगा 1/1/2 यानी 2 आंसर। अब आंसर में पूछ रहे हैं S2/S1 बताइए, तो S2/S1 में S2 2 आ गया है, S1 12 आ गया है, तो आंसर आएगा 1/6। तो आंसर 1/6 हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो समझ आ गई बात। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहे हैं ये कौन सा ग्राफ है, y = 4 - कौन सा ग्राफ, तो ये तो पक्का है स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन में x की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर 1 होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये दोनों कट गए।
इस तरह का ग्राफ दिया हो तो उसका एक्सिस पहचानना बताया था आपको कि जिस एक्सिस की पावर 1 हो उस पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है पता है, y की हाईएस्ट पावर 1 है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, ऐसा केवल पैराबोला के इक्वेशन में होता है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा ये बताया था कि पैराबोला का मुंह किस तरफ खुलता है, मुंह किधर खुलेगा। तो मुंह किधर खुलेगा इसको जानने के दो तरीके हैं, दो चीजें इसमें ध्यान देनी। एक तो जिस एक्सिस की पावर 1 हो उधर खुलेगा, तो y की पावर 1 है यानी इतना पता चला कि y में खुलेगा। अब y में दो ऑप्शन है, प्लस y और माइनस y, तो कौन सा होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशियंट का साइन बताएगा कि मुंह किधर खुलेगा। अगर स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशियंट जो साथ में लिखा है वो माइनस है तो मुंह माइनस में खुलेगा, वो प्लस है तो मुंह प्लस में खुलेगा। तो यहां एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो इसका मतलब मुंह माइनस में खुलेगा, तो माइनस वाई एक्सिस पे मुंह खुलेगा। और माइनस वाई एक्सिस पे एक ही पैराबोला का मुंह खुल रहा है, वो है थर्ड वाला ऑप्शन। तो हमें और चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। मान लो 2-3 पैराबोला ऐसे दिए होते जिनका मुंह नीचे खुलता, तो फिर ये देखते वो एक्स को कहां काटेंगे, वाई को कहां काटेंगे, और फिर उससे पता चल जाता। तो फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, आंसर पता चल गया, थर्ड ऑप्शन होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्राफ इज ए पैराबोला। एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो कह रहे हैं उसके लिए काइनेटिक एनर्जी और टाइम में ग्राफ पैराबोला होगा। तो सिंपल है, मान लो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, या यू ले लो, एक्सेलरेशन a था, इनिशियल वेलोसिटी v0 या u ले लो, तो टाइम t बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी और v इक्वल टू होगा u प्लस at। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर का मतलब हाफ m और u प्लस at का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को अगर y एक्सिस पे ले रहे हैं, आपको बताया था इसको y एक्स में कन्वर्ट कर लो इक्वेशन को। काइनेटिक एनर्जी को अगर y एक्सिस पे ले रहे हैं तो इसकी जगह y लिख दिया। हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, t को x पे लिख रहे हैं, इसको x ले लेंगे, ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से देखो x की हाईएस्ट पावर 2 आएगी, ब्रैकेट खोलोगे तो y की हाईएस्ट पावर 1 है, x y मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, और 1 और 2 के अलावा एक्स वाई में और कोई पावर नहीं। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो इक्वेशन पैराबोला का होता है। तो ये प्रूव हो गया कि एक पैराबोला का इक्वेशन है, तो असर्शन तो सही हो गया। रीजन में लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ये बात तभी सही होगी जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे। तो फिलहाल हम यहां पर करेक्ट मान सकते हैं इसको। वैसे ये लिखा होना चाहिए कि अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती, अभी काइनेटिक एनर्जी को, अच्छा सॉरी वेलोसिटी लिखा है, ठीक है सही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो दिख रहा है यहां से काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी चेंजेस लीनियरली विद टाइम अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कह रहे हैं वेलोसिटी का टाइम के साथ जो रिलेशन है वो लीनियर है। देखो लीनियर रिलेशन है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन, v की पावर 1 है, t की पावर 1। तो अगर vt का रिलेशन पूछें कैसा है तो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन बनेगा, v की भी पावर 1 है, t की भी पावर 1 है, तो ऐसे रिलेशन को लीनियर रिलेशन बोलते हैं। तो ये भी बात सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। बात समझ में आती? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शोन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स हैं इनको जोड़ो और इसको इनटू मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। ये बहुत जरूरत पड़ेगी आपको पूरे फिजिक्स में। तो अब यहां लिखते हैं एरिया, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड ये वाली 10 और ये वाली 20 दोनों पैरेलल हैं,
तो 10 + 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, दिख रहा है सबको, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, हमें चाहिए लेकिन ये दी नहीं है, तो निकाल लेंगे कैसे। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इसमें साइन थीटा लगा दें, तो साइन 53 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डी है, हाइपोटेन्यूज 10 है, साइन 53 4/5 होगा, ये d/10 आ गया, तो 5d = 40 आया, तो d आ जाएगा 8, d निकल आया, d की वैल्यू यहां रख दो 8, तो ये आ जाएगा 30/2 15, 15 × 8 120, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, है ना, डायरेक्ट था। कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, ये 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला लिखा है, पहले तो हमें ये पता है cos के अंदर माइनस लिखा है तो भी ये प्लस हो जाता है, ये बात हम जानते हैं, तो इसके हिसाब से ये बन गया 2 sin θ/2 और ये बन गया cos θ/2। फिर ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, sin 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 sin θ cos θ। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर साइन और कॉस के दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में 2 लिखा गया है और एंगल दोनों में सेम है, तो यहां से डायरेक्ट इसका आंसर साइन में आ जाएगा और एंगल डबल हो जाएगा। तो देखो यहां साइन और कॉस के टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंगल सेम है दोनों में, बाहर 2 भी है, तो फाइनल आंसर में केवल साइन बचेगा और अंदर का एंगल इन दोनों का डबल हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले का भी काफी यूज होना है आगे। फिगर शोज ग्राफ एंड स्लोप रिलेशनशिप, कहने कौन सा ग्राफ किसका स्लोप कैसा है वो मैच करना है। तो देखो ये तो बहुत बेसिक है, इसका स्लोप निकालना है, तो आपको दिख रहा है इधर एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और नेगेटिव स्लोप है तो इससे मैच क्या करेगा, ए से नेगेटिव, ए से 2 मैच करेगा। अब देखो ए से 2 किसमें किसमें मैच कर रहा है, बाकी सब में कर रहा है, फोर्थ में नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक होगा। इसमें लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप 0 होता है, तो बी के केस में स्लोप 0 है, तो बी के केस में स्लोप 0 है, बी के केस में स्लोप 0 है, तो ये B3 से मैच करेगा, तो A2 से मैच करे और B3 से, ऐसा केवल थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और भी चेक करने होते तो इसका स्लोप एंगल 90 से कम है, इसमें एंगल 90 से कम है, एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो C से 1 मैच करेगा। और ग्राफ जो बना हुआ है ऐसा ऐसा, ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट फिर 90 से छोटा एंगल बना रही है, तो इसका भी स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, तो डी वाले से भी 1 मैच करे, तो 1 2 से मैच कर रहा, सी से भी और डी से भी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। आगे का नहीं सोचेंगे, कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा सर ये ग्राफ आगे चला जाए तब तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, नीचे चला जाए, जितना बना है उससे सोचेंगे, अब आगे क्या होगा उस फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, है ना। तो ऑप्शन पता चल गया। साइन 75 कितना होगा, तो अब इसको आप अपने आप निकाल सकते हो। साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 45 + 30, साइन A + B का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन A + B का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 45 cos 30 + cos 45 साइन 30, ये आ जाएगा। साइन 45 1/√2 होगा, cos 30 √3/2 होगा, cos 45 1/√2 होगा, साइन 30 1/2 होगा। 1/2√2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा √3 + 1, तो आंसर आएगा √3 + 1/2√2, तो सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। ये आंसर निकालने की जरूरत ना पड़े, साइन 75 15 22.5 डिग्री, साइन 15 cos 15 tan 15, ये सब याद होने चाहिए, क्लास में लिखवाए गए सब आंसर याद होने चाहिए। कह रहे हैं कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों के बाद सेम रहता है, तो आपको पता है e⁻x में क्वेश्चन इक्वल टू आंसर, e⁻x को डिफरेंशिएट करो तो भी वही आता है, और e⁻x को इंटीग्रेट करो तो भी वही आता है।
तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दोनों सेम रहते हैं। जिनको इंटीग्रेशन नहीं पता था तो वो ये तो जानते हैं डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अगर ए को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बी आ रहा है, तो बी को इंटीग्रेट करेंगे, ए आएगा। तो अगर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है तो उल्टा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होगा। तो सही ऑप्शन होगा ई की पावर एक्स। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इस ग्राफ में मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है स्लोप का क्या हो रहा है। स्लोप पहले ग्राफ एक्स के पैरेलल जाने की कोशिश कर रहा है। जब ग्राफ एक्स के पैरेलल जाएगा तो स्लोप घटेगा, और जब वाई के पैरेलल जाएगा तो स्लोप बढ़ेगा। तो पहले ग्राफ एक्स के पैरेलल जाने की कोशिश कर रहा है तो स्लोप घट रहा है, बाद में वाई के पैरेलल जाने की कोशिश कर रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पूछा गया, स्लोप नहीं। हमें फिजिक्स में स्लोप की जरूरत ही नहीं होती, हम क्या करेंगे जान के स्लोप का क्या होगा। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को स्लोप से रिलेट करना है, और फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होती है, बढ़ेगी या घटेगी, और वो स्लोप के मैग्नीट्यूड से रिलेट होती है। तो हमें स्लोप का मैग्नीट्यूड देखना है। तो स्लोप फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, है ना। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज दिस, द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट। कह रहे कर्व का इक्वेशन ये दिया है, तो बताओ कर्व एक्स एक्सिस को कहां काटेगा। तो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा ये पता लगाना है। एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, कहां कट करेगा ये पता लगाना है। तो इसके लिए y 0 पुट कर दे, इक्वेशन में y को 0 पुट करो। तो ये जो इक्वेशन है इसमें y 0 पुट करो। y 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x। y को 0 पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x क्वाड्रेटिक बन गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x सॉल्व करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एक्स की वैल्यू। b जो x के साथ लिखा होता है वो होता है, तो ये b हो जाएगा, यहां a हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। वैल्यू रख दो। तो b की वैल्यू आपको दिख रही है -3 है, तो ये माइनस इंटू -3, बी स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, a की जगह 1 है और c की जगह 2 अपॉन 2a में a की जगह 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का रूट 1 आ जाएगा। दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 3 प्लस 1/2 और एक आएगा 3 माइनस 1/2। 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 करेंगे 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। तो एक वैल्यू 2 आएगी, एक वैल्यू 1 आएगी। तो एक 1 आएगी और एक 2 आएगी, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां से दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 2। ये है माइनस साइन -3 कितना होगा। तो साइन -3, पहली बात तो माइनस साइन में अगर लगा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 3। और बाकी जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, ये पता है हम लोग को। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियन ओनली, रेडियन में होना चाहिए। तो साइन -3 माइनस साइन 3 डिग्री होगा, और माइनस साइन 3 में थीटा छोटा है तो इसको 3 डिग्री लिख देंगे, लेकिन ये डिग्री आया, ये सही नहीं होगा, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रेडियन आ गया, और ये सॉल्व करेंगे तो -π/60 आंसर आ। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला। कह रहे हैं इसका ग्राफ का स्लोप क्या होगा। अब हमें मालूम है कोई भी ग्राफ अगर y और x में बना है तो उसके स्लोप का फॉर्मूला होता है dy/dx। तो स्लोप निकालना है मतलब dy/dx निकालना। y आपको दिया है 4x², तो सीधा dy/dx करेंगे तो 8x आ जाएगा। कहां पर स्लोप निकालना है 2,4 पे, तो y तो इसमें है नहीं, x की वैल्यू 2 दी है, एट x इक्वल टू 2, तो dy/dx कितना आ जाएगा 16। और dy/dx स्लोप होता है, तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, है ना। साइन 2t + 3 है y इक्वल टू साइन 2t + 3। ये सब डेरिवेशन SHM में, वेव में सब काम आएंगे, ये वाले फॉर्मूले SHM वेव AC वहां सब काम आएगा।
डिफ्रेंशिएट करें तो आपको पता है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है। जब भी डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो एंगल नहीं बदलता है, तो जो क्वेश्चन में एंगल था वही आंसर में एंगल होगा। और अगर टी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कॉपी होकर बाहर आ जाता है। तो टी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कॉपी होकर बाहर आता है। सही आंसर होगा 2 cos 2t + 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, सही या गलत बताना है। पहला है sin 37 + cos 53 = 2। तो देखो sin 37, हम सबको पता है कि sin 37 जो होता है और प्लस cos 53, हमें वैल्यू याद है। sin 37 3/5 होता है और cos 53 वो भी 3/5 ही होता है। तो जोड़ेंगे 6/5 आ जाए। ट्रायंगल बना लो ना। ये 37 है, ये 53 है और ये 90। 37 के सामने 3 होता है, 53 के सामने 4 होता है, 90 के सामने 5। अब sin 37 3/5 होगा, cos 53 वो भी 3/5 होगा, तो आंसर 6/5 आएगा। इसमें 2 दिया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में कह रहे हैं y अगर e की पावर x है तो dy/dx भी e की पावर x होगा, ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट, तो सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। s इक्वल टू इतना दिया है तो ds/dt, तो सिंपल है। s को 2/t को t की पावर -1 लिख सकते हैं प्लस sin t। अब ds/dt करना है तो 2 तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, यहां t की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो -1 t की पावर -1 sin t का cos t होता है। सॉल्व करेंगे तो ये -2 t की पावर -2 प्लस cos t। t की पावर -2 को नीचे ले जाएंगे तो t² हो जाएगा प्लस cos t। तो सही आंसर होगा -2/t² प्लस cos t, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैच करने का ऑप्शन आया, कह रहे हैं y = 1/x, ये पढ़ाया गया है। y/1/x की पावर n का ग्राफ, y = 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और ये फोर्थ वाले से सीधे मैच कर जाएगा। तो a से 4 मैच करें, a से 4 केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, वो आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस आपको कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां तुरंत आंसर आ जाएगा, तो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा पूरा। तो एक मैच करके आंसर आ जाएगा, बाकी करा ही लोगे। ये स्ट्रेट लाइन है तो इससे 1 मैच करेगा, ये e की पावर -x है तो इससे 3 मैच करेगा, और ये y = 2x² है, इससे 2 मैच करेगा। y = sin² x प्लस cos²x ये दिया हुआ है और पूछ रहे हैं dy/dx बताइए। sin² x प्लस cos² x 1 होता है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करो किसी के भी रिस्पेक्ट में तो आंसर क्या आएगा? 0, है ना। तो आंसर होगा 0, थर्ड ऑप्शन सही है ना। थर्ड ऑप्शन सही है ना। y = इतना दिया है, इतना dx, ये इंटीग्रेशन भी होगा इसमें, तो पूछ रहे हैं dy/dx, वही बात आ गई। इसको इंटीग्रेट किया तो जो आंसर आएगा, कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट करो फिर जो आंसर आए उसको डिफरेंशिएट करो, तो एक ही बात है। अगर a को इंटीग्रेट किया है और b आया है तो b को डिफरेंशिएट करोगे तो वापस a आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। a को इंटीग्रेट किया तो b आया, तो b को डिफरेंशिएट करोगे वापस a आ जाएगा। तो यहां देखो, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो y आया, तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो सॉल्व करना ही नहीं, सीधा आंसर हो जाएगा x³ + x² + x + 1, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। A metallic disc is being heated, its area at any time it is given by this, कह रहे हैं किसी टाइम पर एक डिस्क का एरिया इतना दिया हुआ है, 5t² + 4t + 8। कह रहे हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया। आपसे कहा था पूरे फिजिक्स में जहां रेट आएगा, रेट का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन d/dt। रेट का मतलब ही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन पढ़ते ही रेट निकालने के लिए। रेट 2 टाइप के होते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज रेट होता है ΔY/ΔX, इंस्टेंटेनियस रेट होता है dy/dx।
अब नीचे dx लेना है कि dt लेना है कि d थीटा लेना है कि dz लेना है, वो जिसके साथ रेट निकालना है। जैसे रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, तो dt बाई डी थीटा बाई डी टी। रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, तो डी थीटा बाई डी एक्स, जिसके साथ रेट लेना। तो यहां कह रहे हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया विद टाइम, टाइम दिया है इसका मतलब विद टाइम पूछ रहे हैं, तो सीधा डी ए बाई डी टी निकालना। डी ए बाई डी टी करेंगे तो ये 10t प्लस 4 आ जाएगा। एट t इक्वल टू 3 पूछा गया है, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 4, तो ये 34, जो भी एरिया की यूनिट होगी, यूनिट दी नहीं है तो मीटर या जो भी यूनिट है वो यूनिट ले लेंगे पर सेकेंड। यूनिट कैसे लिखेंगे, डी ए बाई डी टी। डी ए किसमें, एरिया किसमें होगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें होगा, टाइम सेकेंड में या आवर में मिनट में जिसमें भी। तो आंसर आएगा 34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। A quantity Q varies with time as this much, then rate of change of Q, सेम क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ Q, इसके हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं पेपर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, काफी बहुत यूज होता है फिजिक्स में। पूरी फिजिक्स ही रेट ऑफ चेंज पे आधारित है। हर एक क्वांटिटी किसी न किसी का रेट ऑफ चेंज होती है, तो इसलिए ये तो पूरा जरूरी चीज है। डी क्यू बाई डी टी निकालना, निकाल लो। क्यू इतना दिया है, डी क्यू बाई डी टी करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। 10 10 रहेगा, साइन का कॉस हो जाए। टाइम दिया है पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 हो जाएगा। कॉस 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ गई 10 बाई रूट 2, यही अपना आंसर हो गया। 10 बाई रूट 2 तो दिया नहीं है, 10 बाई 2 रूट 2 है, 0 है, 5 रूट 2, तो इसमें यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब ऐसे आ जाए तो इसको देखो ऐसे कर सकते हो, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों में कर रहे हो ऊपर भी नीचे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर तो 10 रूट 2 आ जाए, नीचे रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 10 कटेगा तो आंसर आएगा 5 रूट 2। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 5 रूट 2, है ना। साइन 45 प्लस थीटा कॉस 45 कॉस 15 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 प्लस थीटा साइन 15 प्लस थीटा। देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर इसको ए मान लें तो ये बी है, तो फिर ये ए है और फिर ये बी है। तो क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है दिस डायरेक्टली इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, ए है 45 प्लस थीटा, माइनस बी, बी की वैल्यू है 15 प्लस थीटा। तो बेटा ये साइन 45 प्लस थीटा माइनस 15 प्लस थीटा यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले के हिसाब से आ गया। अब घटाओगे तो 45 में से 15 गया, 30 बचा, थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। तो सही आंसर हो जाएगा 1/2, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो फिर वही चीज जो पीछे बताया था आपको, यहां पे एंगल 120 डिग्री है, सॉरी 150 डिग्री, तो स्लोप होगा tan 150, तो स्लोप हो जाएगा tan 150 या माइनस tan 30 लिख दो सीधे सीधे। लेफ्ट से एंगल लेते हैं तो माइनस में लिख देते हैं। tan 30 1/√3 होगा, तो स्लोप हो गया माइनस 1/√3। वाई जो लाइन है वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रही है, ऊपर कट करने का मतलब है जो इंटरसेप्ट है सी वो पॉजिटिव है। तो अब स्लोप है माइनस 1/√3x और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, फोर्थ। इसमें स्लोप गलत है इसलिए गलत है, इसमें स्लोप का साइन गलत है इसलिए गलत है, इसमें स्लोप गलत है इसलिए गलत, इसमें स्लोप भी सही 1/√3 माइनस में और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव में है। सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो साइन 37 प्लस कॉस 37, साइन 37 3/5 होता है, कॉस 37 4/5, ये 1 आ जाएगा, सॉरी 7/5 आ जाएगा। साइन 53 4/5 होता है, कॉस 53 3/5 होता है, ये अगेन 7/5 आएगा।
तो ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहला सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। साइन 37 माइनस कॉस 37, साइन 37 3/5 होगा, कॉस 37 4/5 होगा, ये माइनस का 1/5 आएगा। कॉस 53 3/5 होगा, साइन 53 4/5 होगा, ये भी माइनस का 1/5 आएगा, तो ये भी सही है। tan 37 3/4 होगा और tan 53 4/3 होगा, इंटू करेंगे 1 आएगा, ये भी सही है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सही है। मेरे ख्याल से इसमें नॉट ट्रू पूछा जाएगा, नॉट ट्रू, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो वो आंसर होगा थर्ड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, तो थर्ड वाला सही नहीं, सही, बाकी तो 1 to 4 सारे सही हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए उसका राइट हैंड साइड से एंगल देखते हैं, tan थीटा निकाल लेते हैं। ये परपेंडिकुलर, इसके y कोऑर्डिनेट 3 दिया है, इसका मतलब इसकी लेंथ 3 हो जाएगी। यहां तक का कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब ये लेंथ 1 है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब ये लेंथ 3 हो। भाई 3,3 कोऑर्डिनेट दिया है, तो यहां से ओरिजिन से पूरी डिस्टेंस 3 हो जाएगी। कोऑर्डिनेट ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो होता है, तो कोऑर्डिनेट 3 है तो डिस्टेंस 3 हो जाएगी। ये 3 है, ये 1 है, तो फिर ये 2 हो जाएगा। पूरा 3 है, इतना 1 है, तो इतना 2 हो जाएगा। अब tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 2 है, और यही स्लोप होता है, तो स्लोप हो जाएगा 3/2। तो सही आंसर आएगा 3/2, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इतना है तो एरिया कितना होगा, तो हमें मालूम है एलिप्स का एरिया होता है, अगर उसका एक रेडियस ये ए है, एक रेडियस बी है, तो एरिया होता है पाई ए बी। इसकी जरूरत पड़ती है थर्मोडायनेमिक्स के सवालों में, जहां भी एरिया निकालना होता है किसी ग्राफ का, इसकी जरूरत पड़ती है, मेनली थर्मोडायनेमिक्स में पड़ती है। तो एलिप्स का इक्वेशन याद करो क्या होता था, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। कंपेयर करें तो 16 की जगह a² लिखा है, मतलब a² इक्वल टू 16, तो a4 हो जाएगा। 36 की जगह b² लिखा है, मतलब b² इक्वल टू 36, तो b6 हो जाएगा। अंडर रूट ले लेंगे। एरिया होगा पाई ए बी, तो पाई ए की जगह 4 और बी की जगह 6, तो एरिया आएगा 24 पाई। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 24 पाई, है ना। ये वाला क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं अगर ये नंबर इसके इक्वल है, ये एक्सप्रेशन, तो कह रहे हैं ए बी सही ऑप्शन चुनो। देखो इसमें क्या किया गया, एक्स वाई बाहर आ गया है। एक्स वाई बाहर कब आएगा, देखो पावर 1/3 लिखी हुई है, तो एक्स वाई बाहर तभी आएगा जब अंदर x³ y³ कॉमन ले लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, ये एक्सप्रेशन दिया है हमें, ये वाला xy² प्लस x³ y होल पावर 1/3। इसमें ब्रैकेट के अंदर ही x³ y³ कॉमन ले लें। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि बाहर हमें xy चाहिए। जब अंदर x³ y³ कॉमन आएगा, उसकी पावर 1/3 लगाएंगे तो बाहर xy आ जाएगा। तो x³ y³ कॉमन लें, जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो xy² पहले से लिखा था, इसको x³ y³ से डिवाइड कर दिया, प्लस x³ y पहले से लिखा था, इसको x³ y³ से डिवाइड कर दिया, और पूरे की पावर 1/3 है तो 1/3 लिख। अब इसकी भी पावर, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों में पावर अलग अलग लग जाती है, तो ये आ जाएगा x³ y³ की पावर 1/3 अलग कर लिया, होल पावर 1/3 था, और इनटू ब्रैकेट में ये कट जाएगा, तो x की पावर 1 है, नीचे 3 है, तो x की पावर -2 आएगा। बेस सेम होता है तो ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर घट जाती है। y की पावर 2 है, नीचे 3 है, तो y की पावर -1 आएगा, प्लस x³ कैंसिल हो गया तो x की पावर 0 आएगा, y की पावर -2 होल पावर 1/3।
ये पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये XY बचेगा बाहर। यहां बचा x की पावर -2 y की पावर -1 प्लस x की पावर 0 y की पावर -2 की पावर 1/3। ये आ जाए। हमने क्यों x क्यूब वाई क्यूब कॉमन लिया था, समझ आ गया होगा, क्योंकि x क्यूब वाई क्यूब कॉमन लेंगे तभी तो XY बाहर आएगा, और हमें XY बाहर क्यों लाना था, क्योंकि इधर बाहर लिखा है। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसे हो गए, इसमें भी XY बाहर है, इसमें भी XY बाहर है, एक जैसे हो गए। तो अब पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, जैसे यहां x की पावर a लिखा है और यहां -2 लिखा है, कंपेयर करेंगे तो a की पावर -2 आ गई। कंपेयर कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर लेंगे तो ये आ गया, तो a की पावर वैल्यू आ गई -2। यहां y की पावर b लिखा और यहां y की पावर -1 है, तो b इक्वल टू -1 आ गई। यहां x की पावर c है और यहां x की पावर 0 है, तो c की पावर c 0 आ गई। यहां y की पावर d है, यहां y की पावर -2 है, तो d सॉल्व होकर -2 आ गई। ABCD सॉल्व हो गए। अब चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला है ABCD 0 होगा, ये सही है, क्यों, क्योंकि C 0 है, जब चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। दूसरा है ABC 0 है, ये भी सही है, क्योंकि ABC में C 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। दूसरा है AB ग्रेटर देन 0, AB ग्रेटर देन, ये लास्ट वाला, A और B मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1 +2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। ABCD ग्रेटर देन 0 गलत है, क्योंकि ABCD मल्टीप्लाई करेंगे, C तो 0 है, तो आंसर पूरा 0 आ जाएगा, तो ये गलत है। AB लेस देन 0, AB 0 से कम है, तो AB मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 से कम कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन 3 है, तो आंसर होगा एग्जैक्टली 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। ये सब कॉमन वॉमन लेने के जो क्वेश्चन दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब सीख लो कायदे से, और अगर दिक्कत हो घर पे जाकर दोबारा लगाओ, क्लास के बाद, क्लास के पहले, जब टाइम मिले पूछो। वैल्यू ऑफ आर इन सेंटीमीटर, आर बताइए कितना होगा। तो अब ये आपको पता आर्क बना है, सीधे सीधे आप जानते हो एंगल इक्वल टू होता है, एंगल रेडियन में लें अगर, तो एंगल इक्वल टू होता आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लेकिन एंगल रेडियन में होना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, यहां से रेडियस निकालना है, रेडियस हो जाएगी आर्क लेंथ अपॉन एंगल। आर्क लेंथ आपको दी हुई है π/3, और एंगल जो है, एंगल निकालोगे, एंगल 20 डिग्री है, उसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में आ जाएगा, यानी रेडियस आएगी π/3 अपॉन π/9। इसको ऊपर ले जाएंगे तो π/3 इंटू 9/π, पाई कैंसिल हुआ, 9/3 3 आ जाए, 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाए। तो सही ऑप्शन आएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। द सम ऑफ सीरीज, अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, अगर हम 2Q को छोड़कर केवल इतनी सीरीज देखें तो साफ साफ पता चल रहा है ये जीपी बन रही है। कैसे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन, 2Q को छोड़ दो, 2Q अलग से, केवल 2Q के आगे वाला देखो, और ये डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी तक जाती है। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करोगे तो जैसे सेकेंड टर्म है Q/9 और फर्स्ट टर्म है Q/3, सॉल्व करोगे तो Q/9 इंटू 3/Q, Q कैंसिल हुआ, कॉमन ये 1/3 आए। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करोगे, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो अब इसको यहां कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ये 27 होना चाहिए, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वो 27 तो गलत टाइप हो गया, मिसप्रिंट हो गया। तो Q/27 डिवाइडेड बाई Q/9, तो ये आएगा Q/27 इंटू 9/Q, Q कैंसिल हुआ, ये फिर 1/3 आया, यानी यही 1/3 क्या बन जाएगा, कॉमन रेशियो। जब थर्ड अपॉन सेकेंड, सेकेंड अपॉन 1, फोर्थ अपॉन थर्ड, फिफ्थ अपॉन फोर्थ करते करते हर बार रेशियो सेम आ जाता है, तो इस रेशियो को हम जीपी का कॉमन रेशियो बोलते हैं।
लेकिन 2q को इंक्लूड करके करोगे तो ये गलत हो जाएगा, 2q अलग रखो। तो ये जीपी बन गई, अब जीपी का सम लिखना है, तो 2q को अलग रखा, बाकी जो जीपी है उसका सम होता है इनफाइनाइट जीपी का a/1 माइनस आर। ए पहला टर्म है, जीपी का पहला टर्म वो q/3 है। 2q मत बोलिएगा, 2q तो अलग से लिखा है, उसको हमने जीपी में माना ही नहीं, वो जीपी अगर उसको ले लेंगे तो जीपी बनेगी ही नहीं। तो 2q अलग ले लिया, q/3 से आगे जीपी, तो जीपी का पहला टर्म है q/3 अपॉन 1 माइनस आर, आर है 1/3, आर 1/3 आया, तो यह आएगा 2q प्लस q/3 अपॉन 2/3, 3 कैंसिल हुआ, तो आंसर आएगा 2q प्लस q/2, यानी सही आंसर होगा 5q/2। तो सही आंसर हो जाएगा 5q/2, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। वैल्यू ऑफ log 2 प्लस log 5, ये log m प्लस log n लिखा है, हमें पता है log m प्लस log n ये सीधे हो जाता है log mn, तो log 2 प्लस log 5 हो जाएगा सीधे सीधे log 2 इंटू 5 यानी log 10, तो आंसर आएगा log 10, है ना, log 10, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ दिस, इसको लिख सकते हो 0.001 को 10 की पावर -3, अब पावर बाहर आ जाती है, लॉग में फॉर्मूला जानते हो, लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m होता है, तो -3 बाहर आ जाएगा, तो -3 log 10, और log 10 1 होता है, तो आंसर होगा -3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 से छोटे नंबर का लॉग हमेशा नेगेटिव आएगा, है ना, तो ये -3। कह रहे हैं इसका इक्वेशन क्या होगा, तो देखो इसको लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 16, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो x² प्लस y² इक्वल टू 4, यानी x² प्लस y² इक्वल टू 2², यह आपने पढ़ा है, x² प्लस y² इक्वल टू r², आपको पढ़ाया गया है, ये एक सर्किल का इक्वेशन होता है जिसका रेडियस r होगा और सेंटर 0,0 है। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये एक सर्किल का है जिसका सेंटर होगा 0,0 और रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पैराबोला है, ये इलिप्स है, ये इलिप्स है, ये हो नहीं सकते, सर्किल केवल एक ही बना है। अगर सेंटर और रेडियस भी पूछते तो आप बता सकते थे, सेंटर होगा 0,0, रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर, है ना। एसएचएम चैप्टर में इन सब ग्राफ्स का यूज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एक्सप्रेशन फॉर लॉग दिस, तो इसमें ओपन करना है, ये इक्वल टू हो जाएगा लॉग, ये इनटू में जो होते हैं वो प्लस में चले जाते हैं, अपॉन में जो होता है वो माइनस में चला जाता है, तो इसको लिख सकते हैं log a³ प्लस log b की पावर 5 माइनस log c², ये लिख सकते हैं। पावर बाहर आ जाती है तो ये हो जाएगा 3 log a प्लस 5 log b माइनस 2 log c, और इस तरह से करके सही आंसर आना चाहिए फोर्थ वाला, 3 log a प्लस 5 log b माइनस 2 log c, है ना। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। पेपर में हमने कोशिश करी थी कि जो चीजें मैथ्स की ऐसी हैं जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होती हैं, जिनका इस्तेमाल आगे ज्यादा होगा, वो आपको अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएं। इस टेस्ट का पर्पज यही था। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम नहीं दे पाए क्योंकि क्वेश्चन 45 ही देने थे। अच्छा, ये भी पक्का करना था जो जितना ज्यादा यूज होता उसके क्वेश्चन उतने ज्यादा हाईलाइटेड हों, तो इसलिए इसमें अब जब कभी फ्यूचर में आपके कभी बेसिक मैथ्स के एक आधे क्वेश्चन हर टेस्ट में देते रहेंगे तो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो रिवाइज होती रहेंगी। तो इस पेपर को आप ऐसे रिवाइज करिए कि हर क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट समझ के कि उस चीज का तैयारी एकदम, केवल वो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझना है, उसके आंसर आपको प्रॉपरली नहीं याद करने, उसका कॉन्सेप्ट कि ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन मैथ्स में कैलकुलेशन आए तो हम कर लें, है ना। इस तरह से आपको दिमाग में इसको तैयार करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में, तब तक की पढ़ाई करिए। थैंक यू।